जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे सीटेट के लिए। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है सीटेट मैथ्स के लिए। ईवीएस के 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। ईवीएस थर्ड एंड फोर्थ क्लास की हम लोग कवर कर चुके हैं। आज रात में 8 बजे आपको क्लास 5th की एनसीईआरटी की ईवीएस भी उसकी समरी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो सीटेट आपका 15 दिसंबर को होना है। मैंने एनईपी 2020 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एनईपी 2020 भी करा दी है। आने वाले 2-4 दिनों में मैं आपको आरटी एक्ट 2009 एंड एनसीएफ 2005 भी करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके सीटेट के नोट्स भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर मैसेज करना होगा। कॉल प्लीज कोई मत कीजिएगा, आपको सिर्फ मैसेज करना है। इसमें आपको मिलेगा कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स आपके 5 सब्जेक्ट पूरे कवर रहेंगे इसमें। नोट्स के अलावा आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 150 मार्क्स के, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के, 500 सीडीपी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एनसीईआरटी की समरी दी जाएगी। एनसीईआरटी की ईवीएस की समरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ट्रेन से पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रेन के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन है। प्रैक्टिस नंबर 1 में मैंने ये चीज आपको डिटेल में समझा दी थी कि टाइम को कैसे निकाला जाता है। तो रमेश 19:50 अपनी यात्रा शुरू की, 23:20 पर उसने यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय तो मैंने बताया था 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये बसते हैं ट्रेन के टाइम में। और ये टाइम होते ही ये टाइम आपका आ जाएगा पीएम का। 12 के बाद 13 जैसे ही बजेंगे वो आपका पीएम का टाइम रहेगा, इतना याद रखना है। तो कैसे निकालते हैं, 12 से काउंट करेंगे, 19 से 12 घटाया तो 7 बजा। ये 7:50 टाइम हो रहा है पीएम। इसको जब कैलकुलेट किया 24 से, सॉरी 23 से जब हमने 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर जा 11:20 ये भी पीएम हो रहा है। तो क्या हुआ, रमेश ने अपनी यात्रा 7:50 पर यात्रा शुरू की और 11:20 पर खत्म की। तो यात्रा पूरी करने में उसके द्वारा जो समय लिया गया था ये समय आपको बताना है। 23:20 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7:50। अब यहाँ देखिए कुछ लोगों को अगर सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि मान लीजिए 20 मिनट से 50 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। यहाँ 1 बोरो लेते थे वो नहीं लेंगे, यहाँ हम 1 घंटा बोरो लेंगे पूरा। तो यहाँ 22 घंटे बचेंगे। अब यहाँ 20 मिनट ऑलरेडी थी, 60 मिनट जब हमने बोरो ले ली तो ये 20 मिनट कट हट के यहाँ पर 80 मिनट हो गई। कितनी हो गई, 80 मिनट हो गई। अब आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। 80 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे 30 बचेंगे। 22 से 7 को करोगे, सॉरी 11 रहेगा यहाँ, ये मैंने मुझसे गलती होगी थोड़ी सी। यहाँ पर 11 रहेगा, ये क्या रहेगा 11 रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ क्या आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 10 रहेगा यहाँ पर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो रहा आपका, यहाँ जो रहा ये 30 रहा। अब इस 10 से 7 को घटाएंगे तो 3 बचे। 3 घंटे 30 मिनट टाइम लगा, 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 11:20 टाइम से हमने 7:50 को घटा दिया, हमारा आंसर आ गया 3 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यूज है, पहले ये क्वेश्चन आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू गेट दिस, यानी इनके प्रोडक्ट में क्या जोड़े कि हमें ये मिल जाए। तो पहले भाई क्या कर लेते हैं, तो मान लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या जोड़ है, तो मान लीजिए इसमें मैं एक्स ऐड कर लेता हूं और एक्स ऐड करके हमें क्या मिलेगा 20,614 मिलेगा। 20,614 मिलेगा। तो इनका प्रोडक्ट हम यहाँ नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ कर लेता हूँ मैं, बाद में हम लोग आंसर लिख देंगे।
203 से करना है, पहले 3 से किया 303, अब 0 से किया 102030, इसके बाद 2 से किया तो 202, ऐड किया 3 आया, 0 आया, 5 आया, 0 आया, 2 आया, तो 20 क्या मिला हमें मल्टीप्लाई करके 20503। अब मान लीजिए मैंने इसमें एक्स ऐड किया, आंसर मिलेगा 20,614, आंसर मिलेगा 20,614 हमें आंसर मिलेगा। अब यहां हम देखेंगे, यहां आप देखिए 20,503 में एक्स ऐड करने के बाद 20,614 हमें मिल रहा है, तो एक्स यहां रखेंगे, ये प्लस की वैल्यू जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करते टाइम प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्रोडक्ट का आपका डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 20,614 एज इट इज रहेगा। इस वैल्यू को ट्रांसपोज किया, माइनस की हो गई 20,503, 20,503, तो क्या बचेगा यहाँ पर भाई 111 बचेगा। क्या बचेगा, x इक्वल क्या आएगा 111, x इक्वल क्या आएगा 100 जो है आपकी वैल्यू आएगी। तो यानी कि इनके प्रोडक्ट में अगर हम 111 ऐड कर देंगे तो आंसर आपको 20,614 मिल जाएगा। इट मींस ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बन, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 भिन्न क्रमशः और 3/2 सबसे बड़ी और सबसे छोटी बतानी है, ठीक है ना। इनमें आपको क्या बताना है, 3/4, एक है 3/4, एक है आपका 4/5, एक है आपका 1/2, एक है आपका 5/6, एक है आपका 3/2। इनमें सबसे बड़ी बतानी है और सबसे छोटी बतानी है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताने का सबसे अच्छा तरीका, इनमें डिवाइड दे लीजिए। आप लोग डिवाइड देंगे तो आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 का डिवाइड 3 में दिया 1.5 मिला, 6 का डिवाइड 5 में देंगे, 6 का डिवाइड 5 में देंगे तो 0.8। पहले हम एक एक डिजिट तक निकाल लेते हैं, एक एक डिजिट तक निकालेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 0.8, ये आ जाएगा 0.7, ये आ जाएगा 0.7 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी जो निकल कर आ रही है, ये दोनों में आप डाउट है होगा, लेकिन जब सबसे बड़ी हमारे पास ये है और सबसे छोटी हमारे पास ये है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यानी 3/2 एंड 1/2, 3/2 और 1/2 ये हमारे आंसर बनेंगे। हमने एक एक डिजिट में निकाल के आंसर पता लगा लिया। तो सबसे बड़ी कौन सी है 3/2, तो 3/2 किसमें है, 3/2 इसमें नहीं है, 3/2 इसमें नहीं है, 3/2 इसमें अभी नहीं है, 3/2 एक ही ऑप्शन में है। सबसे लार्जेस्ट नंबर 3/2, स्मॉलेस्ट नंबर 1/2, दोनों में मिल गए एक ही ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा मिल गया, 3 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर हम फंसते, अगर ये सबसे बड़ा था तो एक एक डिजिट तक डिवाइड और देके हम लोग निकाल सकते थे। सबसे बेस्ट तरीका यही है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके गुणनफल में क्या घटाया जाए कि ताकि परिणाम ये मिल जाए। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। हमारे पास गिवन है 105, मल्टीप्लाई बाई हमें 806 करना है, और इसमें से क्या करना है भाई x घटा देना है, और क्या घटाया जाए कि हमें रिजल्ट क्या मिले 83,902 मिले। तो क्या करते हैं, इनका पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, 105 का 806 के साथ। पहले 6 का किया, 6 5 जा 30 आ गया, 6 1 जा 6 आ गया, 0 का किया 3 0 आ गए। अब 8 का किया 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, ये आ गया यहाँ पर 0 3 6 4 10 और 9, तो ये आ गया आपका, एक 0 लगाने में हमने कहीं गलती, अच्छा एक यहाँ आएगा, ये आ जाएगा आपका, 2 साइन आएंगे ये और ये, 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8, ये आ गया आपका यहाँ पर 0 3 6 4 8, 84,000, 84,000 क्या आया आपके पास 84,630, ये आपको मिल गया। माइनस एक्स करेंगे, माइनस एक्स इक्वल है आपका 83,902 के। अब देखिए यहां बचेगा माइनस एक्स, यहां बचेगा माइनस एक्स, ये है 83,902। अब ये वैल्यू जो है बड़ी है, प्लस की वैल्यू है, तो जब ये ट्रांसपोज की जाएगी तो ये वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 84,630 माइनस का। अब क्या करेंगे, ये माइनस एक्स है, इस वैल्यू से ये नंबर बड़ा है, इस वैल्यू से इस नंबर को जो हम घटा देंगे आंसर हमें मिल जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा। तो क्या बचेगा 728 बचेगा, 728 बचेगा माइनस का। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस से माइनस चला जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 728 आएगी,
x की वैल्यू क्या आई 728, यानी कि 728 हम इस नंबर से इनके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर हमें मिल जाएगा 728 घटाएंगे तो ये आंसर हमें मिलेगा दोनों के प्रोडक्ट से घटाने पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन गिवन है। यहां दे रखा है if the largest 5-digit number is added to the smallest prime number then we get। तो smallest prime number पहले आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट 5-digit नंबर कैसे निकालेंगे? लार्जेस्ट 5-digit नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमने क्या लगा लिया, 99999 लगा लिया। अब आप जानते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, 2 होता है। तो 9 एंड 2 11, कैरी 1 आएगा, कैरी 1 आया, 9 1 10 कैरी 1 मिला, 9 1 10 कैरी 1 मिला, 9 1 10 कैरी मिला, 9 1 10 ये। अब आपको ये नंबर मिल चुका है, अब आपको नंबर मिल चुका है ये। अब ये नंबर जो है ये क्या है, ये लार्जेस्ट 6-digit नंबर है। क्या 6 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या है ये? 6 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या है? नहीं है भाई, 6 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि 999999 टाइम आता, उसमें से 1-2 नंबर घटा के विषम संख्या मिल जाती। यह लार्जेस्ट 6-digit नंबर है, सबसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये भी नहीं है। स्मॉलेस्ट 6-digit ऑड नंबर है या स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर है? तो देखिए स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर कब होता, जब यहाँ 1 की जगह 0 होता। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, 6 अंकों का सबसे छोटा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 6 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 6 सेकंड में, 6 घंटों में जो सेकंड की संख्या होती है निम्न में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगी? निम्न में से किसकी संख्या के बराबर होगी? तो देखिए 1 घंटे में आपकी 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो 6 घंटे में कितनी हो जाएंगी भाई सेकंड? तो इसमें 6 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे बात समझ में? ये निकाल ली हमने 1 घंटे की सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये मिल गई हमें सेकंड की संख्या 1 घंटे में। और हमें पता लगाना 6 घंटों में, तो 6 से गुणा और कर दिया मैंने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमसे यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगा? तो मिनट मान लो, डेज हमें नहीं पता तो डेज लगा लिए मैंने एक्स, और आप जानते एक्स लगा लिए, और एक दिन में आप जानते 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 घंटे में 60 आपकी मिनट होती हैं। इतना हमने यहाँ पर कर लिया, इतना हमने कर लिया। अब इसको काट पीट कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। इस कंप्लीट 60 से ये कंप्लीट 60 चला गया, ठीक है ना। अब इस 6 से ये 24 4 टाइम चला गया। अब इस 4 से ये वाला 60 15 टाइम चला गया। तो इधर सॉल्व किया तो 15 बचा, इधर सॉल्व किया तो x बचा, और x हमने क्या माने थे, डेज माने थे। x हमने क्या माने थे, डेज माने थे। इट मींस 15 डे, 15 डेज, 15 दिन इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 57,340 में 7 के स्थानीय मान तथा 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर है? 4 और 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर है ये बताना है। तो अंतर देख लेते हैं भाई, क्या अंतर है दोनों में। नंबर लिखा अच्छा दोनों में अलग अलग बताना है। ये है 57,341, इसमें वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, 7 की। तो 7 की वैल्यू निकाली, 7 लिखा है, इंटू क्या बताया था, 7 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, वह 3 जीरो लगा लो, यानी कि वैल्यू जो मिल गई आपको 7000 मिल गई। क्या मिली, 7000 मिली। दूसरा है आपके पास 75,431, इसमें 4 की वैल्यू निकाली तो 4 इंटू 100 आ गया, तो ये मिल गया 400। अब इन दोनों में क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस किस किस का निकालना है भाई आपको, 7000 एंड 400 का, 7400 का डिफरेंस निकालना है। ये आ गया है 0, ये आ गया 0, 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 6, ये आ गया 6, 6600, 60 सॉरी 6600, 6600 यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन पहले सीटेट में पूछे जा चुके हैं, सीटेट में आए हुए सभी क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, सभी पीवाईक्यूज रहेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी 1/12 आर देयर इन 3/4? 3/4 में कितने 1/12 है, डिवाइड कर दिया। 3/4 में कितने 1/12 है,
इसके लिए क्या कर दिया, डिवाइड हमने यहां पर कर दिया, तो ये 3/4 आ गया। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करते ही 12 ऊपर आ गया, नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ। इस 4 से 12 को 3 टाइम काट दिया और 3 3 9 आ गया, 3 3 9 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन गया। और आपने देखा है ऑप्शन नंबर सी जो है ये ऊपर दे रखा है, ऑप्शन सी जो है ये बी से भी ऊपर दे रखा है। इट मींस जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा ये क्या रहेगा, ये आपका रहने वाला है यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो बी से भी पहले दे रखा था, जो बी से भी पहले दे रखा था, ये करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है ना, ये आपका यहां पर रहने वाला है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2000 लीटर वाली 2000 लीटर वाली धारता वाली एक टंकी का भागत पानी 3/4 भरा हुआ है। इस अंदर आना भैया, इसको इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारता वाली एक बाल्टी में अंदर आ जाओ, आ जाओ। मैं पानी नीचे झुक के आना कैमरे से नीचे, और इसको ऊपर रख दो वो, वरना गिर जाएगा कैमरा, वीडियो बंद हो जाएगी। हाँ, थोड़ा नीचे झुक के आना। धारता वाली एक बाल्टी में पानी में भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि बाल्टी के प्रत्येक बार ऊपर तक भारी जाती है। यानी कि क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। 200 लीटर धारता वाली एक टंकी है जो 3/4 पानी भरा हुआ है, यानी खाली कितनी होगी, खाली होगी 1/4। जब 3/4 भरा हुआ है तो खाली कितनी होगी, 3/4 होगी। या ऐसे निकाल सकते हैं 200 है, 3/4 भरी हुई है, 200 है लीटर इसमें पानी है, 3/4 भरी हुई है। इट मीन्स 4 से 200 को काटा 50 आ गया, 50 × 3 150 लीटर आ गया। 150 लीटर ये भरी हुई है। जब 150 लीटर भरी हुई है तो एम्प्टी कितनी होगी, खाली ये कितनी होगी भाई, 200 माइनस 150, 200 माइनस 150, यानी कि 50 लीटर इसमें पानी अभी आना है, 50 लीटर ये खाली है। जब ये 50 लीटर खाली है तो इसमें जब हम पानी भरेंगे तो 5000 ml वाली धारता वाली एक बाल्टी से इसमें पानी भरेंगे। आप जानते हो 1 लीटर इक्वल जो होता है 1000 ml के होता है। 1 लीटर जो इक्वल होता है 1000 ml के इक्वल होता है। तो 5000 ml इक्वल क्या बन जाएगा, 5000 ml इक्वल आपका 5 लीटर बन जाएगा। 5000 मिलीलीटर इक्वल 5 लीटर आपका बन गया। आपको पानी भरना है 50 लीटर, और किससे भरना है, 5 लीटर वाली बाल्टी से भरना है। तो भाई 50 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 10 आ गया। 10 बार और उसमें पानी डालना पड़ेगा, तब वो आपकी टंकी जो है फुल हो पाएगी। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हम लोग आ जाते हैं। और क्वेश्चन 11 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सीटेट के कंप्लीट नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल किसी को नहीं करना। और भाई सीरियस स्टूडेंट जो हो वही मैसेज करना, फालतू के लोग प्लीज मैसेज भी ना करें, फालतू के लोग प्लीज मैसेज भी ना करें। इस पर आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 150 मार्क्स के मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट आपको ईवीएस के दिए जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मैथ्स के दिए जाएंगे, और लगभग 500 क्वेश्चन सीडीपी के लिए भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। और एनसीईआरटी की समरी आपको यहाँ पर क्लास 3rd 4th 5th की प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिल जाता है, सिमेट्री लाइन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें यहां पर आपके पास कुछ लेटर्स गिवन है इंग्लिश के, इनमें आपको बताना है कि कितनी सिमेट्रिक लाइन किस में होंगी, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको वी गिवन है, एक आपको वी गिवन है, एक आपको एक्स गिवन है, एक आपको एम गिवन है, एक आपको टी गिवन है, और एक आपको एक एन गिवन है। तो क्वेश्चन है अक्षर वी एक्स एम एन टी में से निम्न किन में क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममित संख्या है। सममित संख्या यानी कि सिमेट्री की लाइन। तो देखिए सबके सब में पहले सिमेट्री की लाइन बना लेता हूं मैं। वी की सिमेट्री लाइन एक बनेगी इस तरीके, छोटे बनाते हैं, चलिए थोड़ा छोटा बनाते हैं इसमें सिमेट्री की लाइन। वी की सिमेट्री लाइन थोड़ा एक ही बन पाएगी वी में,
वी में सिमेट्रिक लाइन जो होगी वो एक ही बन पाएगी, ठीक है ना। देखिए वी की सिमेट्रिक लाइन एक बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी, एक सिमेट्रिक लाइन रहेगी। एक्स में सिमेट्रिक लाइन हमारी दो बन जाएंगी, एक इस तरीके से बनेगी हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकली बन जाएगी। एम की बात करेंगे तो सिमेट्री लाइन सिर्फ एक ही बनेगी, ये वर्टिकली बनेगी। कैसी बनेगी? वर्टिकली आपकी बनेगी। टी में भी एक बन जाएगी, वर्टिकली बनेगी। एन में कोई भी सिमेट्री की लाइन नहीं बनेगी, एन में कोई सिमेट्री की लाइन नहीं बनेगी। तो हमने क्या देखा, एन में सिमेट्री की लाइन 0 है, टी में है 1 है, एम में 1 है, बी में 1 है और एक्स में 2 है। तो हमसे पूछा है क्रमशः यानी कि रेस्पेक्टिवली बतानी है, सीरियल से बतानी है, पहले सबसे कम किस में है फिर सबसे ज्यादा किस में है। तो सबसे कम है भाई पहले एन में, तो एन ये आंसर हो सकता है, एन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। और सबसे ज्यादा किस में है? ये है एक्स में, तो एन और एक्स यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां से बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनसीएफ 2005 से। एनसीएफ 2005 से यहां पर क्वेश्चन पूछा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो मुख्य उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है ना। नहीं वाले का करेक्ट आंसर देना है कि कौन सा इनमें से मुख्य उद्देश्य नहीं है। बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना, कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में भाई अनुमान लगाने कौशल बढ़ाना प्राथमिक कक्षाओं के लिए उद्देश्य है। मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, ये भी हो सकता है, वेट करते हैं। बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना, बिल्कुल सिखाना है भाई, मानक और मानक दोनों में अंतर सिखाना है। मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। देखिए प्राइमरी बच्चे से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मापन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने में वो निपुण हो जाए, ये उम्मीद हम लोग प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट से नहीं कर सकते कि वो निपुण इसमें हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन हमसे पूछा गया था। ऐसी हमें उम्मीद 5th क्लास तक के स्टूडेंट से नहीं करनी चाहिए, निपुण नहीं बना सकते उसमें, इसमें मापन में, है ना। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन में डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। जहां जहां नेगेटिव ऑप्शन हो, जहां जहां नहीं हो, ऐसे क्वेश्चंस को भाई बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि नहीं वालों में हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो कौन सा प्राथमिक के गणित का पार्ट नहीं है? एस्टिमेशन अनुमान लगाना तो हम बड़े से कह सकते हैं ना कि बेटा बताओ इसमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये तो हम पूछ लेते हैं, तो अनुमान बच्चा वहां लगा लेता है। डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग भी हम प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट को दे सकते हैं कि आप गिन के बताइए इसमें कितनी बॉल हैं, या इसमें कितने आपके रसगुल्ले बने हैं, पेन बने हैं, पेंसिल बने हैं, ये हम डाटा हैंडलिंग में दे सकते हैं। पैटर्न्स बिल्कुल दे सकते हैं, बेटा यहाँ 1 आया है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या नंबर आएगा, इस तरीके से दे सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकते, प्रायिकता नहीं दे सकते हम प्राइमरी के स्टूडेंट को, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये उसके लेवल से ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए यही प्राइमरी जो करिकुलम है, या हम जो कह सकते हैं जो आपका मैथ है, गणित का पाठ्यक्रम है, ये प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में गणित में परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न है। 30 इसमें दे रखे हैं, इसमें से 20 से कम और 20 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कितना है? तो भाई पहले गिन लेते हैं हम 20 से ज्यादा, 20 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संख्या तथा 20, अच्छा देखिए 20 से कम अलग वाले अलग रखने हैं और 20 और उससे ज्यादा वाले अलग रखने हैं। तो पहले ले लेते हैं 20 से कम, फिर ले लेते हैं 20 या 20 से ज्यादा वाले, ठीक है ना। दोनों को काउंट कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो काउंट करते हैं भाई, सबसे पहले काउंट करते हैं हम लोग 20 से कम।
20 से कम वाले जब हम काउंट कर लेते हैं तो ये कर लेते हैं हम लोग ब्लू से करते हैं 20 से कम, 18 17 19 20 को इसमें नहीं लेना, 20 से कम में याद रखना, 17 19 18 16 17 15 14 11, ये आएगा 17, ये आएगा आपका 18, ये आएगा 19 भी इसी में आएगा, 17 भी आएगा, 9 भी आएगा। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है भाई 16, ये है आपके 16, ठीक है ना, 16 मिल गई। अब बचे हुए हैं आपके या तो 20 है या 20 से कम है, इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है 14, यानी कि हमने सही काउंट की हैं क्योंकि दोनों का सम आपका 30 आ रहा है। इसको घटा दो भाई, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 डिफरेंस आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 2 डिफरेंस आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन गया। इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा इसमें ध्यान से करने की जरूरत थी, कहीं हम लोग काउंट करने में मिस्टेक ना कर दें 20 से कम या 20 वाले में। और इसमें ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि 20 या उससे अधिक वाले को अलग रखना है, अगर 20 किसी ने इधर उधर कर दिया यही 20 आपका गड़बड़ करा देता। क्वेश्चन 15, शिक्षा नीति 2020 एनईपी पर कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति, जिसको एनईपी नई शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है, कल ही मेरे द्वारा उसका वीडियो चैनल पर डाल दिया गया है। आप वहां से एनईपी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनईपी की स्टार्टिंग कैसे हुई, किस वजह से आई, किस लिए आई, कब आई, अध्यक्ष कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कितने सालों बाद आई, कौन से नंबर की एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ये सब कुछ मैंने वहां बता दिया है। और जो मैंने वहां पर अप्रॉक्स 36 से 37 क्वेश्चंस कराए हैं, अगर उन क्वेश्चंस को आप करते हो तो आपकी एनईपी के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी बेहतर हो जाएगी पहले से, तो आपको कोई भी डाउट वहां नहीं बचेगा। उस वीडियो को देख लेना, आपके एनईपी से रिलेटेड सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। मैंने ये भी बताया था कि इसके लिए कमेटी 17 में बनी, मई 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और गवर्नमेंट ने इसको कब घोषित किया, गवर्नमेंट ने इसको घोषित किया था आपका 29 जुलाई 2020 को। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति में पहला नया परिवर्तन है, पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई 1986 में, तीसरी आई है 2020 में, 34 सालों बाद ये परिवर्तन हुआ है। इस शिक्षा नीति में अब अनुसार शिक्षा का प्रारूप 5 3 3+4 कर दिया गया है। अब स्कूल में नियम, तो देखिए 5+3+3+4, इसको मैंने वहां डिटेल में बताया है, एक एक चीज मैं वहां पर क्लियर करके आया हूं कि 5+3+4 क्या है, मैंने वहां एक एक चीज आपको डिटेल में की है। इसके तो यहां से ऑप्शन ही गलत गायब कर दिए मैंने, इसके तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, कोई नहीं, ऑप्शन भले ही नहीं है, ऑप्शन हमारे पास इसके भले ही नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए 5+3+3+4 ये फॉर्मेट आ गया है। इससे पहले जो हमारा एजुकेशन का फॉर्मेट था 10+2 फॉर्मेट था, इसको चेंज करके ये फॉर्मेट आ गया है। और ये बात करता है बच्चों की 3 से लेकर 18 साल से बच्चों की एजुकेशन की बात करता है। सबसे पहली स्टेज जो है ये 5 साल है, यानी कि इसको नाम दिया गया फाउंडेशनल स्टेज। इसको दो भागों में हमने बांट दिया है, इसको दो भागों में जो बांटा है, पहला बांटा है हमने 3 से 6 साल, और दूसरा जो बांटा है हमने, दूसरा इसमें बांटा है 6 से 8 साल, दूसरा बांटा है 6 से 8 साल। 3 से 6 साल में जो बच्चे रहेंगे, 3 से 6 साल में जो बच्चे रहेंगे, बाल वाटिका कह लीजिए या प्री क्लासेस कह लीजिए, प्री क्लासेस या बाल वाटिका, और यहाँ बच्चे रहेंगे वो कक्षा 1 और 2 में रहेंगे, क्लास 1 और 2 में रहेंगे। इसके बाद जो 3 साल रहेंगे आगे की, ये कक्षा 3 से 5 तक रहेंगे, यहाँ दे दिया, ये प्रीपेटरी स्टेज है। और इसमें जो एज रहेगी, इसमें जो आपकी एज रहेगी ये 8 से 11 रहेगी, ये क्या रहेगी, 8 से 11 साल, 8 से 11 साल तक के स्टूडेंट होंगे। अब थर्ड स्टेज जो है, इसमें कक्षा 5 से लेकर आपके कितने तक रहेंगे, मिडिल स्टेज इसको नाम दिया गया है, कक्षा 5 से 8 तक रहेंगे, इसमें एज जो रहेगी 11 से 14 साल रहेगी। और लास्ट स्टेज जो है इसको नाम दिया गया है भाई सेकेंडरी स्टेज, और सेकेंडरी स्टेज में बच्चा 4 साल तक पढ़ाई करेगा, 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, और इसको इसमें जो एज रहेगी बच्चे की 14 से 18 साल रहेगी। इसमें जो बच्चे की एज रहेगी ये 14 से 18 साल रहेगी, ठीक है ना, 18 साल तक रहेगी। तो ये अब एजुकेशन मॉडल आ गया है
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले क्या फॉर्मेट था, तो पहले 10+2 फॉर्मेट था, अभी फॉर्मेट आ चुका है 5+3+3+4। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फाउंडेशनल स्टेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्री क्लासेस या बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में, और दूसरा है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में। 3 से 6 साल तक, 6 से 8 साल तक, 8 से 11 साल तक, 11 से 14 साल, 14 से 18 साल। इसको पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन 99% यहां से पूछा ही जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा है, शायद मैंने पहले क्वेश्चन एक सेट में और एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच साइड 45 स्क्वायर सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू द टाइल फ्लोर। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है, तो मीटर वाला सही है, सेंटीमीटर वाला गलत है, ठीक है ना। लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर वाली भुजा की वर्गाकार टाइलों से पूरे ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या क्या होगी। यानी आपके पास एक फ्लोर है जिसकी लंबाई जो है 6 मीटर, या हम कह सकते हैं 6.75 मीटर है, इसकी चौड़ाई 4.5 मीटर है। इसमें हमें टाइलिंग करनी है, फ्लोरिंग करनी है, यानी कि टाइल्स बिछाने हैं, और एक टाइल की जो भुजा है वो स्क्वायर शेप में है 45 सेंटीमीटर। तो टोटल टाइल्स कितनी चाहिए होंगी, तो टोटल टाइल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले फ्लोर का एरिया है वो निकाल लेंगे, एक टाइल का एरिया है वो निकाल लेंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए टाइलों की आवश्यकता, तो देखिए टाइल कितनी चाहिए भाई हमें, टाइल्स बराबर कितनी चाहिए, सबसे पहले एरिया फ्लोर, एरिया चाहिए फ्लोर का, एरिया फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ये हमें यहां पर निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ वन टाइल, तो भाई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं वरना आ नहीं पाएगा इसमें। एरिया वन फ्लोर, अब यहाँ पर आप देखिए जो एरिया जो आपका फ्लोर है वो कैसा है, रेक्टेंगल हो रहा है, और रेक्टेंगल के एरिया निकलता है L इंटू बी से। तो L क्या है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4.5 मीटर, और टाइल है सेंटीमीटर में, तो भाई ऊपर वाले को भी हम लोग किस में बदल देते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6.75 मीटर इक्वल आपका हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, इंटू ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया कैसे निकलेगा, टाइल का एरिया निकलेगा, टाइल है आपकी स्क्वायर शेप में, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, तो 45 इंटू 45, 45 इंटू 45 ये निकल आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इस 45 से ये कट जाएगा आपका 10 टाइम, इस 10 से 5 से काटा 2 टाइम ये कट गया, 5 से काटा 9 टाइम ये कट गया, इस 9 से काटेंगे, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 9 5 जार 45, तो नीचे सब कुछ कट गया, ऊपर आ गया 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 आएगा, 150 यानी कि ऑप्शन सी। यानी आपको कितनी टाइल्स चाहिए, 150 टाइल्स में हम इस पूरे फ्लोर को कवर कर सकते हैं, पूरा फ्लोर आपका 150 टाइल्स में कवर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ऑप्शन सी ए के नीचे है, तो जल्दबाजी में जब सर्कल फिल करो बी को फिल मत कराना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तकों में अवधारणाएं, अवधारणाएं क्या है भाई, जटिल से सरल की ओर है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, या मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए, या मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तावित की जानी चाहिए। तो देखिए जो अवधारणा है भाई, ये मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, यानी जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो चीज बच्चे को देखकर सीख सकता है बच्चा, उससे जो चीज उसको दिखाई नहीं दे रही उसकी तरफ ले जा सकते हैं, उसकी तरफ हम उसको ले जा सकते हैं। तो कैसे होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, किससे, मूर्त से, यानी जो चीजें दिखाई दे रही हैं उससे जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही उसकी तरफ जाना चाहिए। मूर्त मतलब जो चीजें दिखाई दे रही हैं, अमूर्त यानी जो चीज दिखाई नहीं देती है, तो इसकी तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि प्राथमिक कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें गणित की अवधारणा क्या है, चिंतन के आधार पर है, ये 4 है, चारों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो समझिएगा वो गलत गिवन है। पहला सरल से जटिल की ओर, यानी पहले हम बच्चों को छोटी चीजें बताएंगे, हम छोटी चीजें सिखाएंगे, इजी चीजें सिखाएंगे, इजी इजी करते हुए हम उसको हार्ड की तरफ लेके जाएंगे। दूसरा है मूर्त से मूर्त, मूर्त से मूर्त का मतलब क्या हो गया, जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं पहले उसके बारे में बताएंगे, उसके
उसके ज्ञान को फिर बढ़ाते हुए उस साइड ले जाएंगे जहां वो चीजें उसको दिखाई नहीं दे रही हैं। तीसरा, उदाहरण से नियम की ओर। पहले बच्चे को हम कई उदाहरण देंगे, उस उदाहरण के आधार पर हम लोग नियम बनाएंगे। चौथा है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। चौथा आपका क्या हो जाएगा, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर हो जाएगा। ये प्राथमिक कक्षा में जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी अवधारणा है चिंतन के आधार पर। इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूं, ये ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैंने इसका आंसर क्या बताया था। इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था कमेंट में, आप लोग इसको चलिए करा देता हूँ। कुछ लोग नए होंगे, मान लो पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 90 है भाई। ए 90 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज वेंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। एक 90 सेंटीमीटर के तार को एक रेक्टेंगल में बेंट किया जाता है, मुड़ा जाता है। इफ द विड्थ ऑफ द दिस रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने से पहले आपके पास दो चीज होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पर चौड़ाई तो है लेकिन लंबाई नहीं है, तो पहले लंबाई निकालेंगे देन एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको क्या गिवन है, यहां पर तार आपका गिवन है कितना सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। तो ये 90 सेंटीमीटर के वायर को मान लीजिए ये लंबा था, अब हमने इसको बेंट करके एक रेक्टेंगल बना दिया। बेंट करके क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, और ये बता दिया कि इसकी जो चौड़ाई है ये 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर, ये पूरा 90 सेंटीमीटर का था, तो भाई ये भी तो 90 सेंटीमीटर का बनेगा। तो 90 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा, यानी परिमाप के इक्वल होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल थोड़ा छोटे से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि परिमाप किसका, रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब परिमाप आपको गिवन है 90 सेंटीमीटर, परिमाप आपको यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, 90 सेंटीमीटर गिवन है। तो 90 बराबर 2 इंटू एल, पता नहीं एल की आप एल ही रहने देंगे, और बी आपकी 15 है, बी क्या है 15। तो 90 इक्वल 2l प्लस 30, तो ये आ गया 90 माइनस 30 इक्वल 2l। तो ये आ गया आपका 2l इक्वल 60, 2l इक्वल आपका 60, तो l इक्वल आ गया आपका 30, l इक्वल क्या आ गया 30। अब इसका एरिया आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपका, एरिया आपसे पूछा है। तो एरिया कैसे निकलता है आप जानते हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इक्वल एल इंटू बी। तो एल है आपका 30, बी है आपका 15, यानी कि आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन गया। अब आ जाते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं कि तालिका का अध्ययन कीजिए और सही कथन चुनिए। पसंदीदा विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दोनों गिवन है। क्रिकेट 90 लोग खेलते हैं, वॉलीबॉल 75 खेलते हैं, फुटबॉल 55 खेलते हैं, बैडमिंटन 60 लोग खेलते हैं। एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है, एक खेल पसंद करता है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है, जो चार ऑप्शन है इनमें से आपको क्या चुनना है, राइट आंसर चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। तो वॉलीबॉल पसंद करते हैं 75, बैडमिंटन पसंद करते हैं 60, तो इनकी संख्या इससे कम है, रॉन्ग। इनकी संख्या तो ज्यादा है क्योंकि वे 75 है, ये 60 है, ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है। क्रिकेट पसंद करते हैं 90, फुटबॉल पसंद करते हैं 55, कितनी अधिक है, 25 अधिक है। तो 55 में 25 ऐड किया, 55 में 25 ऐड किया, 80 आया, जबकि कितना अधिक होना चाहिए, 35 अधिक होना चाहिए। ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया भाई। थर्ड ऑप्शन, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15 कम है। फुटबॉल पसंद करते हैं 55, वॉलीबॉल पसंद करते हैं 75, ये कह रहा है 15 कम है, जी नहीं 20 कम है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के 2/3 है। तो क्रिकेट पसंद करते हैं 90, 90 का 2/3 निकाला, 90 का 2/3 निकाला भाई 60 निकला, 90 का 2/3 निकाला 60 निकला, और बैडमिंटन पसंद करते हैं 60, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है कि बैडमिंटन जो पसंद करते हैं उनकी संख्या
क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या के 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 and 2/3 राइट एंगल्स। राइट एंगल्स के बारे में बता रखा है। एक राइट एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है, तो यहां पूछा है 3 + 2/3 राइट एंगल में डिग्रियों की संख्या बतानी, यानी 90 से मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे भाई इसको, आप कैसे करेंगे, ये एलसीएम 1 ले लिया, यहाँ 3 आ गया, इसका डिवाइड दिया 3 में, 3 टाइम 3 3 जा 9, प्लस 3 का डिवाइड दिया 3 में एक बार, 2 आ गया, इक्वल ये आ गया इंटू 90, ये आपका आ गया 11/3/90। अब यहाँ देखिए 3 से काटा 90 को 30 टाइम, 30 इंटू 11 कर दिया 330 डिग्री, यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी 330 डिग्री ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो चुका है। सीटेट के नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको, कंप्लीट सीटेट के नोट्स मिलेंगे, 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 ईवीएस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 500 सीडीपी के क्वेश्चन मिलेंगे, 3rd 4th की एनसीईआरटी समरी मिलेगी। कॉल नहीं करना, मैसेज करके सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। और 21 भैया किससे पूछा गया क्वेश्चन है आपका, 21 पूछा गया पेडागोजी से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही नहीं है। तो यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है। कौन सा, हिंदू नहीं, स्थानीय मान की अवधारणा पर थोड़ी आधारित है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। सभी संख्याएं 0 से 9 अंकों के परिमित रिप्रेजेंट यूजिंग ए फिनिट सेट, तो नहीं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है, सही है। अच्छा सही पूछा है इनमें से, तो देखिए ये चीज बिल्कुल सही है ना, तभी तो मैं कह रहा था इसमें गड़बड़ क्यों हो रही है। सही पूछा तो ये बिल्कुल सही है। ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए फाइनाइट सेट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0, बिल्कुल सही है ये भी। यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था, जी नहीं। किसी भी संख्या में अंकों का क्रम अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं से ऐसे लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। तो कौन सा सही है, सही पूछा है, तो भाई इसमें ए और बी सही है। ए और बी किस में है, यानी ऑप्शन डी में है। ए और बी किस में सही है, ऑप्शन डी में सही है, यानी कि 21वां का जो आंसर बना है 21वें क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 से पूछा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से पूछा गया क्वेश्चन। यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां, विद्यालयों का गणित किन परिस्थितियों में सीखा जाता है, ये ऑप्शन पूछा गया है। क्या होनहार मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्या को प्रस्तुत करें एवं हल करें, तो भाई सभी थोड़ी सीख पाएंगे, होनहार बच्चे कुछ कर रहे हैं तो उससे होनहार स्टूडेंट ही सीख पाएंगे, ऑप्शन कट गया। शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा में क्रियाकलापों संलग्न रखने की अपेक्षा हो, ये ऑप्शन भी गलत है। बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें, ऑप्शन सही हो सकता है। 3 ही ऑप्शन है इसमें, चलिए 3 ही ऑप्शन है, तो बच्चे गणित सीखने में आनंद लें, इससे बच्चे क्या हैं, गणित सीखा जा सकता है। इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे डेफिनेटली सीखेंगे। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वेन हिले से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% पूछा ही जाएगा। वेन हिले से कुछ हो आए या ना आए, मैथ में वेन हिले जरूर आएंगे भाई, ये बात आप लिख के ले लो। मैथ में कुछ आए या ना आए, लेकिन वेन हिले जरूर लाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको आज दिलाकर जाएंगे, आज आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, 100% वेन हिले आपका कंफर्म, और 1 नंबर आपका सीटेट में मैथ में कंफर्म हो जाएगा। कि कक्षा 4 के गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने के क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों का वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तर का आकलन कर रही हैं, ज्यामितीय चिंतन का आकलन कर रही हैं 23 का भी। तो क्या किया, एस्टा ने विद्यार्थियों के गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों विभिन्न समूह पर बांट दिया। जब गुणों के आधार पर बांट दिया है तो बच्चा देखिए विजुलाइजेशन में गुणों के आधार पर नहीं बांट पाता, लेकिन एनालिसिस कर रहा है, वो विश्लेषण करके उसने बांट दिया, तो इसका राइट आंसर बनेगा बी। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया होगा, बट अब मैं जो बताऊंगा यहां से आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए याद रखिएगा, वेन हिले ने 5 स्तर दिए हैं। वेन हिले ने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर 5 स्तर दिए हैं, इतना याद रखिए। कितने स्तर दिए हैं, 5 स्तर दिए हैं। लेकिन इनके स्तर
एक से शुरू ना होकर के जीरो से शुरू होते हैं, इनके स्तर जो हैं वो जीरो से शुरू होते हैं। तो 0 1 2 3 4 ये 5 स्तर उन्होंने दी हैं। तो सबसे पहला जो लेवल 0 है, और आपके जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन याद रखिएगा, लेवल 2 तक ही क्वेश्चन आएगा, लेवल 2 तक ही क्वेश्चन बनेगा। लेवल 3 और लेवल 4 यानी कि लास्ट वाले दो आप भले ही मत पढ़ना, इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो है ऊपर के पहले 3 स्टेप जो है इनसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो लेवल 0 जो है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस होते हैं, या एनालिसिस से बनेंगे, हो सकता है 10% आपका इंफॉर्मेशन डिडक्शन से भी क्वेश्चन बन जाए। वैसे ऊपर के दो ऑप्शन से ज्यादा बनते हैं, नीचे के दो ऑप्शन जो है, स्तर जो है नीचे वाले दो, इनसे बिल्कुल नहीं बनेगा। विजुअलाइजेशन में क्या करता है, इसमें बच्चा सिर्फ वस्तुओं की आकृति को देखकर उसके आकार का वर्गीकरण कर सकता है कि भाई ये समोसा है तो ये ट्रायंगल टाइप का हो गया, ये फोन है तो रेक्टेंगल टाइप का हो गया, बच्चा ऐसे पता लगा सकता है। समोसे को देखकर त्रिभुज बताता है, बिस्कुट को देखकर आयत बताता है, रोटी को देखकर वृत्त बताता है। इतना बच्चा कर सकता है किसमें, विजुअलाइजेशन में, यानी कि लेवल 1 जीरो लेवल जो होता है उसमें। अब लेवल 1 आएगा, यानी कि दूसरा स्तर जिसका नाम लेवल 1 है, एनालिसिस, विश्लेषण में बच्चा क्या कर सकता है, इसमें बच्चा वस्तुओं की आकृति के आधार पर उसके गुणों में अंतर कर पाता है। और वही हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन देख ली, ध्यान से पढ़िए, क्या है, गुणों के आधार पर। तो गुणों के आधार पर मैंने आंसर क्या बताया, एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करेक्ट आंसर बन गया। जब विश्लेषण इसका करेक्ट आंसर बन गया तो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट, यहां क्या करेक्ट हो जाएगा भाई, देखिए क्या करेक्ट हो जाएगा, विजुअलाइजेशन करेक्ट आंसर बन जाएगा। आकृति के आधार पर, जैसे वर्ग और आयत में अंतर कर पाना, जैसे बच्चा बता सकता है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत क्या होता है, उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इस तरीके से बच्चा अंतर दोनों में कर पाता है। अब लेवल 3 पर चलेंगे, जिसका नाम है लेवल 2, स्तर 3, लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा आकृति के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। आकृतियों के बीच में क्या करता है बच्चा, संबंध बनाना शुरू कर देता है। यहीं तक पढ़ लेना, यहीं तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लास्ट के दो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सबसे कम उपयुक्त है, कौन सा सबसे कम यहां पर रिलेशन सबसे कम उपयुक्त जो है ये आपसे पूछा गया है। तो गणित की अवधारणा प्रकृति पदानुक्रम होती है, बिल्कुल पदानुक्रम होती है। गणित को प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है, पैटर्न की तरह। गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्तिपरता सम्मिलित होती है। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो यही आंसर आपका पूछा जाएगा, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो सबसे कम उपयुक्त आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं कि सुश्री सम्मी एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। क्या प्रश्न दिया, प्रश्न दिया, यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। इस कार्य को देखकर शिक्षिका प्रयत्न कर रही हैं। क्या प्रयत्न कर रही हैं भाई, फर्स्ट ऑप्शन ज्यामितीय, ज्यामितीय एक अंगणित से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट करने का। ऑप्शन सी के उनके विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लें। भाई सूत्र तो पहले ही बच्चे याद कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन तो कट गया। कि वह विद्यार्थियों को पहाड़ों का प्रत्यास्मरण, देखिए प्रत्यास्मरण यहां भी आ जाए, प्रत्यास्मरण, रटना, लर्न करना, याद करना, सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, इस टाइप के सूत्र, इस टाइप के ऑप्शन हमेशा रिजेक्ट माने जाएंगे। वो क्या कर रही है, सरणी व्यू गुणन, आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुण धर्म की अवधारणा को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। जैसे कि 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6, इस टाइप से वो चाह रही है। 6 × 6 नहीं करेंगे क्योंकि आयत दिया है, तो ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर बन जाएगा। अगला आ जाओ क्वेश्चन 26 पर। निम्नलिखित में से कौन सा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के बांटों से मापा नहीं जा सकता। तो 300 ग्राम बट गया भाई 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम से, ठीक है, ये तो आ जाएगा। ये हो जाएगा 700 ग्राम, 500 प्लस 200 से हो जाएगा 400, 500 से 100 घटा देंगे हो जाएगा 750, किसी से नहीं होगा, और यही ऑप्शन बन जाएगा, यही ऑप्शन बन जाएगा। प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षक योजना वह होगी कि आरंभ से हो, कहां से आरंभ हो, क्या योजना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27, एक भिन्न की परिभाषा से, पूर्णांकों के पुनः स्मरण से, श्यामपट पर विभिन्न आकृतियों की संख्यात्मक रूप निरूपण करने से,
विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण। बिल्कुल यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे ये होल नंबर हो जाएगा बेटा, ये आपका हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, तो 1/2 हो गया है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कितने कलर कर रखे हैं हमने, तो 1/4 हो गया। इस तरीके से हम लोग चित्र बना के बच्चों को सिखाएंगे। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ को सबसे कम उपयुक्त उदाहरण, सबसे कम वाला पूछा गया, याद करना, सबसे कम वाला आपका पूछा गया यहाँ पर। फर्स्ट, आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विवरण समझा जा सके। इसमें तो भाई होगा ये तो। विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयत के बीच संबंध स्थापित कर सके, ये भी होगा। विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रिया विधि जानते हैं, क्रिया विधि में क्या है, फॉर्मूला उन्हें पता होना चाहिए। विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझा दे कि हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो सबसे कम उपयुक्त जो होगा मेरे अकॉर्डिंग भाई ऑप्शन सी जो होगा कि स्टूडेंट नो द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या है भाई, एल इंटू बी, ये सबसे कम उपयुक्त होगा, ठीक है ना, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन 28 का यहां राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये भी आपका एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 से पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीएफ से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, अब एनईपी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और एनईपी में आपको करा चुका हूं, चैनल पर जाकर एनईपी पे वीडियो देख लेना, सारी टेंशन खत्म। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है, कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला, बच्चे सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है, बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है। ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 29, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, इसमें सीखते हैं कि नीचे सीखते, बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों, परिचर्चाओं में भाग लेने, संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। बच्चे को संलग्न किया रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है। जब बच्चा खुद इन्वॉल्व रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। तो बी ऑप्शन को अभी मैं राइट कर देता हूं, ए को अभी मैं होल्ड करूंगा। तो बी तो मेरा करेक्ट होना है, बी मेरा करेक्ट होना है। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में बी नहीं है, तो ये तो मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट मैंने कर दिया। ऑप्शन सी, शिक्षण हेतु अवधारणा को विद्यार्थी के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना, कनेक्टिंग चिल्ड्रंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज विद द कंसेप्ट टू बी टॉट। अब इसमें से ओनली तीन ऑप्शंस है नहीं, तीन ऑप्शन को सही कर नहीं सकते हम। जब तीनों ऑप्शंस को सही नहीं कर सकते, तो यानी कि इसमें से एक ऑप्शन और है जो हमें बेस्ट निकालना है। बी तो है ही है, या तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा या ए और सी सही होंगे, एक ऑप्शन और निकालना पड़ेगा जो यहां पर हमारा सही बन रहा होगा, जो यहां हमारा सही बन रहा होगा। तो ए के कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में अगर मैं जाना चाहूं, ए के कंपैरिजन में हम लोग जाना चाहें यहां पर, तो ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें कि कनेक्टिंग चिल्ड्रंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज विद द कंसेप्ट टू बी टॉट, भाई चिल्ड्रन जो पहले से जानते हैं, जो पहले से उन्हें नॉलेज है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करें तो सीख बेटर सिखा सकते हैं। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी राइट होना चाहिए। तो मैं जाना चाहूंगा बी और सी के साथ। बी और सी का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए, बी और सी का मतलब हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए से अगर हम तीनों सही है नहीं, ए से मैं कंपेयर करूंगा बी सी ऑप्शन को, बी तो 100% ट्रू है, बी में तो कोई डाउट है ही नहीं। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा ए और सी में, तो ऑप्शन नंबर सी बेटर है कंपेयर टू ऑप्शन नंबर ए के। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे सीटेट के। इसके अलावा आपको यहाँ पर 20 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 150 मार्क्स के, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ के, 20 प्रैक्टिस सेट आपको ईवीएस के, और एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th की समरी मिल जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ₹99 में। इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सब कुछ आप यहां से ले सकते हो, कॉल किसी को नहीं करना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलिएगा, लगातार प्रैक्टिस हम लोग आपके साथ करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या के आगे के नाम इस तरह लिखता है 1 2 3 4 5। इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ के लिए सही है। एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे ऐसे नाम लिखता है 1 2 3 4, अच्छा 4 यहाँ इसने गलत कर दिया इस तरीके से। तो कौन सा संदर्भ के लिए सही है, ये पूछा है, इस संदर्भ के लिए कौन सा सही है। तो बच्चे संख्या के प्रतीकात्मक सांकेतिक निरूपण करने में समझने में असमर्थ है। देखिए इसमें असमर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा 1
2 3 4 5 ये सही लिख रहा है, तो असमर्थ नहीं है। बच्चे होमोफोन्स समस्वरूप शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है, ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। बच्चों ने तार्किक त्रुटियां की हैं, ये कोई लॉजिकल मिस्टेक नहीं है। बच्चा संख्याओं की अवधारणा को एक संख्यात्मक मान और एक संख्याक के रूप में समझता नहीं है, गलत है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा कि बच्चा होमोफोन्स का शिकार है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, होमोफोन्स का शिकार है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, और गलत ही आपसे पूछा था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन 2 का, ऑप्शन बी 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से हमारे आज के टॉप 30 सुपर 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप ये वीडियो, इस सेशन आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो, इस सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करते चलिएगा फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, और जाने से पहले कमेंट करके जाइएगा कि आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा। सीटेट नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट नोट्स आप लोग सीटेट के ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट पूरे प्रोवाइड कराए जाएंगे, 500 क्वेश्चन सीडीपी के प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से दूंगा, 20 मैथ के प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा, 20 ईवीएस के प्रैक्टिस सेट आपको अलग से दूंगा, और यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।